गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम मौर्य इतिहास को जानने के साधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय इतिहास में मौर्य काल 322 कहीं कहीं ये 321 में मिलता है ईसा पूर्व से 184 या 85 ईसा पूर्व के बीच में जाना गया है। ऐतिहासिक अध्ययन की दृष्टि से संपूर्ण काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला महान मौर्य काल अर्थात 321-22 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व का, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार व अशोक का काल रहा। उत्तरकालीन मौर्यों का काल जो कि 232 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व रहा। मौर्य राजवंश को और उसके शासनकाल को इतिहास को जानने के लिए हमें साहित्यिक, विदेशी विवरण तथा पुरातत्व तीनों ही साधनों से पर्याप्त सहायता उपलब्ध होती है। इसका विवरण इस प्रकार है। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन साहित्य मौर्य वंश के इतिहास पर प्रचुर प्रकाश डालते हैं। ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस नाटक आदि प्रमुख हैं। इनमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्व है, जिसके अध्ययन से हम प्रथम मौर्य सम्राट के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व संबंधी सभी उपयोगी बातें जान पाते हैं। बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश टीका, महाबोधिवंश, दिव्यावधान आदि प्रमुख हैं। इनमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक तथा परवर्ती मौर्य शासकों के विषय में जो हमें जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों में प्रमुख है भद्रबाहु का कल्पसूत्र तथा हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। इनमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की कुछ घटनाओं के विषय में ज्ञात होता है। इन सभी का उल्लेख जो हमें मिलता है। विदेशी विवरण क्लासिकल यानी यूनानी रोमन लेखकों के विवरण से मौर्यकालीन इतिहास एवं संस्कृति का ज्ञान हमें मिलता है। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए स्ट्रैंडोक्रोटस तथा एंड्रोकोटस नाम का उल्लेख किया है। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने इन नामों का जो तादात्म्य चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था। इससे यह महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने में सहायता मिली कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन लेखकों नियारकस, आनेसिकिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण चंद्रगुप्त के विषय में बहुत कुछ जानकारी देते हैं। सिकंदर के बाद के लेखकों में मैगसनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इसका विदेशी विवरण में वही महत्व है जो भारतीय साहित्य में अर्थशास्त्र का है। दुर्भाग्यवश यह ग्रंथ अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं है। इसके अंश उद्धरण के रूप में परवर्ती लेखकों ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। इनमें स्ट्रेबो, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, प्लूटोक और तजस्टिन के नाम प्रमुख हैं। पुरातात्विक स्रोतों में मौर्यकालीन पुरातात्विक स्रोतों साक्ष्यों में जो है भी महत्वपूर्ण है। दो मौर्य सम्राटों के अभिलेख हमें मिलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख मिलते हैं सागौरा व महास्थान, सागौरा यूपी में और महास्थान बांग्लादेश में। ये दोनों अभिलेख अकाल राहत, खाद्यान्न प्रबंध आदि से संबंधित हैं। इसी के साथ हमें अशोक के जो है अभिलेख मिलते हैं। यह भी मौर्य इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण साधन है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही प्राप्त होता है। उसके अभी तक 40 से भी अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, जो देश के एक कोने से दूसरे कोनों तक बिखरे पड़े हैं। जहाँ एक और ये अभिलेख उसकी साम्राज्य सीमा के निर्धारण में हमारी मदद करते हैं, वहीं दूसरी ओर इसके धर्म व प्रशासन संबंधी अनेक महत्वपूर्ण बातों की सूचना हमें मिलती है। इन अभिलेखों का इतना अधिक महत्व कि डी.आर. भंडारकर जैसे एक चोटी के विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। कहा जा सकता है कि यदि ये अभिलेख प्राप्त नहीं होते तो अशोक जैसे महान सम्राट के विषय में हमारा ज्ञान सर्वथा अपूर्ण रहता। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स बिशप नामक विद्वान ने अशोक के लेखों का उदाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवनाम पीढ़ी की पहचान सिंहल के राजा तिस से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य सामने आया कि सीन्य अनुश्रुतियों, दीपवंश व महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अंततः 1915 ईस्वी में मास्की से प्राप्त लेख में अशोक का नाम भी पढ़ लिया गया।
अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्नलिखित वर्गों में किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। इनका जो है विवरण इस प्रकार है: बृहद शिलालेख, चतुर्दश बृहद शिलालेख, ये अशोक के 14 विभिन्न राजज्ञ है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं, जो है शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली तथा जोगढ़, एरुगिडी और सोपारा। लघु शिलालेख, पहले इन लेखों की मात्र 3 प्रतियां ही प्राप्त हुई जिन्हें उत्तरी प्रतियां कहा जा सकता है, किंतु बाद में दक्षिण के कई स्थानों से भी प्राप्त हो गई। कर्नाटक प्रांत के ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर तथा जटिंग रामेश्वर से जो लेख प्राप्त हुए हैं उनमें एक संक्षिप्त पूरक प्रज्ञापन है जिनमें धम्म का सारांश दिया गया है। कुछ विद्वान इसे द्वितीय लघु शिलालेख भी कहते हैं। इस दृष्टि से अशोक के लघु शिलालेखों की संख्या 2 हुई। इनका विभाजन उत्तरी और दक्षिणी प्रतियों में भी किया जा सकता है। ये शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है और इस कारण इन्हें लघु शिलालेख कहा गया है। यह निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए: रूपनाथ, गुजरा, सहसाराम, भबरू, मास्की, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जटिंगरामेश्वर, इरगुडी, गोवीमठ, पालकिंडुगुंडू, राजूल मंडगिरी, अहरोरा, सारो सारो, पंडुरिया और नेतुर के उडगोलम नामक स्थानों से लघु शिलालेख की 2 प्रतियां प्राप्त हुई है। एक अन्य लेख जो है उडगोलम से मिला है। मास्की, गुजरा, नेतुर और उडगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। सप्त स्तंभ लेख, इन राजज्ञों अथवा प्रज्ञापनों की संख्या 7 है जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। इस प्रकार है: दिल्ली टोपरा, यह सर्वाधिक प्रसिद्ध स्तंभ लेख है। मध्यकालीन इतिहास का शमसे सिराज के अनुसार मूलतः उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में टोपरा नामक स्थान पर गड़ा हुआ था। कालांतर में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। उसने इसे फिरोजाबाद में कोटला के ऊपर स्थापित करवाया था। इसे फिरोज शाह की लाट, भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट, सुनहरी लाट आदि नामों से भी जाना जाता है। इस पर अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण हैं जबकि अन्य पर केवल 6 ही मिलते हैं। सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप ने इसका वाचन कर अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित किया था। दिल्ली मेरठ, यह भी पहले मेरठ में था और बाद में फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और प्रयाग। ये जो प्रयाग वाला जो स्तंभ है यह पहले कौशाम्बी था और बाद में अकबर द्वारा लाकर इलाहाबाद के किले में रखवाया गया था। लघु स्तंभ लेख, अशोक के राजकीय घोषणा जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण उन्हें साधारण तौर से लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। यह निम्नलिखित स्थानों से मिले हैं: सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, रुमनदेई, निगलिवा आदि। सांची सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में अशोक ने अपने महामात्रों को संघभेद रोकने का आदेश देता है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी करुआकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है, इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इसके अलावा गुहा लेख भी महत्वपूर्ण है। दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक जो पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। इनमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के जो साधुओं के निवास के लिए गुहा दान में दिए जाने का विवरण हमें मिलता है। ये सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगीरी तथा मानसेरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। ये दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। उपयुक्त लेखों के अतिरिक्त तक्षशिला से अरामिक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख कंधार के पास शरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामिक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी अभिलेख काबुल नदी के बाएं किनारे पर जलालाबाद के ऊपर स्थित लगमान नामक स्थान से अरामिक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस प्रकार जो है हमें अशोक के अभिलेखों से उस काल की जानकारी मिलती है। अशोक के लेखों के अतिरिक्त शक, महाक्षत्रप, शूद्रदामन का जूनागढ़ जो यानी गिरनार लेख भी मौर्य इतिहास के विषय में कुछ सूचनाएं प्रदान करता है। इसमें सौराष्ट्र प्रांत में मौर्य शासन की जानकारी हमें मिलती है। इस प्रकार जो साहित्य, विदेशी विवरण तथा पुरातत्व, ये तीनों ही साक्ष्य मौर्य काल के इतिहास के अध्ययन के लिए मूल्यवान सामग्री सुलभ कराते हैं। वास्तव में यदि हमें देखा जाए तो भारत का जो
क्रमबद्ध जो इतिहास हमें मौर्य काल से ही मिलने लगता है और इसी वजह से जो है मौर्य काल का जो अपने जो भारतीय जो प्राचीन भारत के इतिहास में एक जो विशिष्ट स्थान प्राप्त है। धन्यवाद।